ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसलिए बीच में से वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और आप हर बार कमेंट करते हो कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ, नेक्स्ट पार्ट बनाओ, इसलिए हमने इस वीडियो में 3 सीजन घुसा दिए हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमने सबसे पहले माओ को हमारे साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। माओ इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। ये एक डार्क वर्ल्ड से बिलोंग करता है जहाँ का एक डार्क लॉर्ड है। गॉड्स भी इससे डरते हैं, लेकिन वो इसे रोकना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने एक वॉरियर को समन कर माओ पर हमला करने के लिए भेजा। वो वॉरियर एक लेडी है, लेकिन वो बहुत समझदार है और उसने सबसे पहले अपनी आर्मी के 4 टुकड़े कर माओ के 4 मेजर जनरल्स की तरफ भेजे, जिससे कि वो जनरल्स माओ की मदद ना कर पाए। और जब वो उनके साथ बिजी है तब वो वॉरियर अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ माओ पर हमला करती है। यहाँ पर उन लोगों ने मिलकर किसी तरह से माओ के एक होर्न को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी माओ का एक जनरल आशिया वहाँ पर आता है और माओ की मदद करने के लिए यहाँ उस वॉरियर पर हमला कर देता है। इससे वो वॉरियर दूर फेंक चुका था, पर वो हारी नहीं थी और फिर से आगे बढ़ती है और माओ पर अपनी तलवार से हमला करने लगती है। लेकिन ये लड़ाई बहुत टाइम से चलती आ रही है। माओ खुद को कमजोर महसूस कर पा रहा था। वो हवा में आता है और कहता है कि वो आज तो उन्हें नहीं हरा पाया, लेकिन एक दिन वो फिर से लौट कर आएगा। और इसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करता है और आशिया के साथ सीधा उस होटल में चला जाता है। वैसे यहाँ उस वॉरियर ने फैसला किया कि वो माओ को खत्म करेगी, इसलिए वो इसे इस तरह से भागने नहीं दे सकती। वो तभी वहाँ उस पोर्टल की तरफ भागती है और साथ ही उसके साथ एक हाई लेवल प्रीस्ट भी उसकी मदद के लिए यहाँ पोर्टल की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन वहाँ सिर्फ वो वॉरियर आ पाती है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माओ और आशिया नॉर्मल वर्ल्ड में पहुंच चुके थे, जहाँ उनकी बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अपनी बॉडी को देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि इतने सालों तक जिम करने के फायदा नहीं हुआ, आखिर में हमें आना तो उसी बॉडी में पड़ा। वैसे अभी इनकी अजीब बिहेवियर को देखते हुए 2 पुलिस वाले वहीं रुक गए थे, लेकिन आशिया फैसला करता है कि वो उन्हें खत्म करेगा, क्योंकि वो बहुत देर से उन्हें घूर रहे हैं। लेकिन आशिया नोटिस करता है कि उसके पास मैजिक पावर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पुलिस को उनका बिहेवियर बहुत अजीब सा लगता है। इसी वजह से वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। रात के टाइम उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि कोई गलती नहीं थी। रास्ते में आशिया कह रहा था कि शायद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा मैजिक काम नहीं कर रहा। इस पर माओ कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन शायद सिर्फ मैजिक पावर कम ही हुई है। मैं अभी अपने अंदर मैजिक को महसूस कर पा रहा हूँ, क्या तुम कर पा रहे हो? अब आशिया अपना हाथ उठाकर मैजिक ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बस एक कैब वहाँ पर रुक पाती है। वैसे बाद में माओ आशिया को समझाता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसी वजह से हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम किसी के सामने गलती से अपने मैजिक का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज ये है कि हमें तब तक यहाँ पर सर्वाइव करना है जब तक हमारी पूरी मैजिक पावर्स लौट नहीं आती। अब माओ ने धीरे धीरे यहाँ के रूल्स को समझ लिया था, इसलिए वो आशिया की भी मदद कर रहा था। बाद में वो एक एजेंट के पास आते हैं और उससे एक घर रेंट लेने की बात करते हैं। वो एजेंट उन्हें पुराने घर पर लेकर आता है। माओ उसे देख कर कहता है कि ये उसके पैलेस की तरह तो नहीं है, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। वैसे बाद में वो उस घर की लैंडलॉर्ड लेडी मिक्की से मिलते हैं, जिसे देखकर एक बार के लिए खुद डीमन लॉर्ड भी डर गया था। अब बाद में जब वो बाहर घूम रहे थे, इस दौरान माओ आशिया से कहता है कि यहाँ किस तरह से रहना है और किस तरह से जीना है, इस चीज की चिंता आशिया को करने की जरूरत नहीं, माओ संभाल लेगा। आशिया का काम रहेगा कि फिर से अपनी वर्ल्ड में लौट कर उसे कैसे जीतना है और साथ ही अर्थ को भी अपना गुलाम कैसे बनाना है, इस चीज के बारे में आशिया सोचेगा। आशिया इस चीज पर तुरंत ही एग्री करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें यहाँ कुछ दिन बीत चुके थे। माओ ने मैकडोनल्ड की एक सस्ती कॉफी वाली दुकान पर नौकरी कर ली थी, जहाँ उसे कुछ तनख्वाह मिल रही थी। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन आशिया माओ से कहता है कि फाइनेंस का काम तुम्हें छोड़कर मुझ पे संभालना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जितना पैसा आता है तुम उसे फालतू में उड़ाते हो। माओ ने हर एक होम अप्लायंस की चीजें खरीद ली थी। माओ कहता है कि ये हमारे बेसिक नीड है, जबकि उन्हें उसकी जरूरत नहीं। अब एक दिन हम देखते हैं कि माओ जब काम पर गया हुआ था तो वहाँ उसे पता चलता है कि आज उसका प्रमोशन हो गया। इस चीज से वो बहुत खुश था। वो तुरंत ही बाइसिकल पर बैठकर आशिया को ये बात बताने के लिए जाता है। रास्ते में लेकिन उसे एक लड़की मिलती है। ये एमिलिया थी। असल में एमिलिया ही वो वॉरियर है जिससे माओ की फाइट हुई थी। माओ ने उसे पहचान लिया था और एमिलिया तो उससे पहले पहचानती थी। वो यहाँ माओ को खत्म करने के लिए आई थी। वो तुरंत ही अपना चाकू निकालती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और पुलिस को लग रहा था कि ये दोनों लवर है, यानी निब्बा निब्बी है, जिस वजह से इनमें झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस वाला उन्हें समझाता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो वहाँ से बाहर आ गए थे। यहाँ एमिलिया कहती है कि वो माओ को छोड़ेगी नहीं और जल्दी फिर से उनकी मुलाकात होगी। अब माओ घर आ चुका था। घर आकर उसकी वो सारी बातें बोल चुका था, इसलिए वो आशिया को ये बात बताता है। पर जब वो खाना खा रहे थे तभी उनका गेट नॉक होता है। माओ समझ गया था कि एमिलिया ही होगी। माओ तुरंत ही आशिया को उस बारे में बताता है और आशिया घबरा जाता है। हालांकि माओ कहता है कि उसके पास भी हमारी तरह अब अपनी मैजिक पावर नहीं है, इसलिए तुम मुझे अंदर आने दो। एमिलिया वहाँ अंदर आती है और वो बहुत ही गुस्से में थी। हालांकि माओ उससे पूछता है कि उसकी टीम को क्या हुआ, क्या वो यहाँ नहीं आई, तो इस पर एमिलिया बताती है कि उसने उम्मीद की थी कि उसके
उसके साथ वो हाई लेवल प्रिस्ट साथ आएगी, जिससे फिर वो माओ को खत्म कर यहाँ से निकल जाएंगी। लेकिन उसके पास इतनी पावर तो है ही नहीं कि वो माओ को खत्म कर दे, लेकिन फिर वो यहाँ से लौट नहीं सकती, इसलिए अभी के लिए उसने प्लान ड्रॉप कर दिया। माओ उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन एमिलिया इस पर साफ मना कर देती है। अब अगले दिन हम देखते कि माओ काम पर था, तभी एमिलिया वहाँ आती है। वो उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन माओ इतना प्रोफेशनली काम करता है कि इसके बीच वो अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं घुसाता। वो यहाँ पर उसे सिर्फ कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा था और उसके एक भी दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन एमिलिया कहती है कि ठीक है, हम काम के बाद मिलेंगे। काम के बाद माओ उससे मुलाकात होती है। तब एमिलिया पूछती है कि क्या तुमने धरती पर रहने का मन बना लिया, जिस पर माओ कहते हैं कि नहीं, वो वापस लौटेगा। एमिलिया कहती है कि अगर वो यहीं पर शांति की तरह रहना चाहता है तो वो दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। वैसे वो ऐसा कहने में शर्मा रही थी, लेकिन फिर वो सच बता देती है। वो कहती है कि जब वो यहाँ पर आए थे तब वो एक सुपर लेडी थी, लेकिन इन कुछ ही दिनों में वो एक सुपर अनएम्प्लॉयड बेरोजगार बन चुकी है। वो यहाँ माओ से बस यही कहना चाहती थी कि वो अब उन्हीं के साथ रहना चाहती है। माओ इस पर उसे हाँ कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो माओ के घर आ चुकी थी, जहाँ आशिया ये देखकर बहुत हैरान था, लेकिन माओ उसे समझाता है कि उसे हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एमिलिया उनके साथ ही रहेगी। अब कुछ दिन बाद इसी तरह से बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी संडे का दिन था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही तेज अर्थक्वेक वहाँ आता है और एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर धमाका हुआ है। अब तुरंत ही वहाँ पहुँचते माओ उस जगह को ध्यान से देख रहा था, तभी उन्हें एक लड़का हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये असल में लूसीफर है और ये माओ के 4 जनरल में से एक है। अभी ये यहाँ ना जाने कैसे आया, क्योंकि पोर्टल अभी तक बंद हो चुका है। ये लोग इस बारे में पूछते हैं, लेकिन इतने में एक ओल्ड मैन वहाँ पर आकर, ये ओल्ड मैन असल में वही हाई लेवल प्रीस्ट है जो कि एमिलिया के साथ हुआ करता था। अभी इसको देखकर वो लोग हैरान थे। तभी माओ कहते हैं कि जरूर लूसीफर को ये हाई लेवल प्रीस्ट यहाँ पर लेकर आया है। ये बात उसकी बिल्कुल सही थी, लेकिन एमिलिया को ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर उसका साथी एक डेविल का साथ क्यों देगा। माओ कहता है कि सिंपल सी बात है, इन लोगों ने हाथ मिलाया है जिससे कि वो डीमन लॉर्ड मतलब कि माओ को खत्म कर सके, क्योंकि इसके बाद वो दोनों वर्ल्ड उनके हो जाएंगे, फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। माओ की ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पर आर्यव से पूछता है कि आखिर तुम हर चीज कैसे जानते हो और तुम्हें ये चीज कैसे पता, जिस पर माओ कहता है कि ये सब मूवीज में होता है। ये सुनकर आशिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर तुमने मूवीज कैसे देखी। माओ घबरा गया था, मगर वो सोचकर बताता है जब उसके पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो उस टाइम वो मूवी देखता है। लेकिन आशिया अभी बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि मैं दिन रात घर पर काम करता हूँ और तुम मूवीज देखते हो। अभी यहाँ पर लूसीफर और उस हाई लेवल प्रीस्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था, पर तभी लूसीफर यहाँ आशिया के चेस्ट पर फायर करता है। आशिया नीचे गिर चुका था, वो मरा नहीं था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। माओ उसे मरने नहीं दे सकता। वो तुरंत ही उसे लेकर वहाँ से भागता है। इस दौरान वो कह रहा था कि तुम मर नहीं सकते, वरना घर का सारा काम मुझे करना होगा। वैसे एमिलिया माओ से पूछती है कि हमारी पावर यहाँ आने के बाद कम हो गई है, फिर लूसीफर की पावर फिर से कैसे आ चुकी है, जिस पर माओ कहता है कि सिंपल सी बात है, लूसीफर को पावर दूसरे के डरने से मिलती है और यहाँ तो कई सारे लोग हैं जो कि उससे डर रहे हैं। लूसीफर बताता है कि उसका मेन पावर सोर्स असल में एमिलिया का वो दोस्त है जो कि यही अर्थ से बिलोंग करती है। उसने उसे पकड़ रखा है और वो उसे डरा कर अपनी पावर को रीगेन कर रहा है। वैसे भागते हुए वो माओ के सामने भी आ जाता है और उस पर भी गोलियां चलाता है। किसी तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। माओ और एमिलिया भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें वापस भी लौटना है। लेकिन जब वो वहाँ माओ पर एक गोलियां चलाकर उसे नीचे गिरा देते हैं तो माओ एमिलिया का हाथ पकड़ता है और फिर तीनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे। लेकिन यहाँ पर लूसीफर और वो हाई लेवल प्रीस्ट भी आ चुके थे। अब एमिलिया कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर क्यों आए हो। माओ कहता है कि अब और कोई चारा नहीं बचा है, हमें लड़ना ही होगा। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसीफर ने एमिलिया के दोस्त को नीचे गिरा दिया था। एमिलिया भागती है उसे बचने के लिए। इस दौरान यहाँ माओ अपनी डीमन लॉर्ड फॉर्म में आ जाता है और फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही एमिलिया अपने पावर से वापस अपने वॉरियर वाले रूप में आ चुकी थी। वो इस बारे में भूल गई थी कि अब उन्हें वापस लौटना है। सबसे पहले उन्हें यहाँ सर्वाइव करना होगा। वैसे तभी लूसीफर हमला करता है, लेकिन उसी दौरान आशिया भी अपने डीमन फॉर्म में आकर एमिलिया को बचा लेता है। एमिलिया हैरान था। वो पूछते है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर आशिया कहता है कि माओ की पावर की वजह से वो पहले से ज्यादा रिकवर हो चुका है। वैसे हम देखते हैं कि अभी एमिलिया उस हाई लेवल प्रीस्ट से लड़ रही थी। इधर आशिया लूसीफर को संभाल रहा था और तीसरी तरफ वहाँ माओ कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग पार्टिकल्स को पकड़कर चीजों को बचा रहा था। वो यहाँ साइड कैरेक्टर की तरह महसूस कर रहा था। उसे अभी जाकर मेन विलन से लड़ना था। वैसे यहाँ वो हाई लेवल प्रीस्ट लूसीफर से कहता है कि वो उस लड़ाई में हमारी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वापस नहीं लौट पाएंगे। लूसीफर कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अगर हम यहाँ पर मारे गए तो वैसे भी वापस नहीं लौट पाएंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें लड़ाई जीतनी होगी। वैसे अब यहाँ फिर से उनमें लड़ाई कंटिन्यू हो जाती है। दूसरी तरफ हम वहाँ माओ को देखते हैं। उसने उन पार्टिकल्स को अलग कर दिया था। वो सोच रहा था कि अब उसे लड़ना होगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता और अगर वो यहाँ पर मर गया तो फिर
वो सेल्समैन ऑफ द मंथ नहीं बन पाएगा, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। वैसे अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि बाकी जो लोग यहाँ पर थे वो कहाँ गए, तो उसका रीजन ये है कि फाइट शुरू होने से पहले माओ ने अपने डोमेन एक्सपेंशन की मदद से सभी को गहरी नींद सुला दिया। अब वो यहाँ तुरंत ही लूसीफर के पास आता है, जो कि अभी इन्हीं के ऊपर एक बहुत पावरफुल स्पेल कास्ट कर रहा था। माओ की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो स्पेल कास्ट होने से पहले इन लूसीफर के सामने आ जाता है, जो कि अभी इन्हीं के ऊपर एक बहुत पावरफुल स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा था। माओ की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो स्पेल कास्ट होने से पहले ही लूसीफर के सामने आ जाता है। माओ को देखने के बाद लूसीफर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। यहाँ माओ गुस्सा था क्योंकि अब लूसीफर की वजह से वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज संडे है, लेकिन उसे काम पर जाना पड़ता है। वैसे भी वो लेट हो चुका है। वो यहाँ पर पूरी पावर से लूसीफर के फेस पर पंच करता है, जिसके बाद उसका पूरा फेस सूज गया था। हालांकि इससे उसने अपनी गलती समझ ली थी कि बाद में माओ लूसीफर का मास्टर होने के नाते उस सारी गलती को सही करता है, और जितना भी डिस्ट्रक्शन वहाँ फैला था माओ अपनी पावर से उस सभी को रिकवर कर देता है और पहले जैसा बना देता है। बाद में हम देखते हैं कि लूसीफर भी इनके साथ रहने लगा था, लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि लूसीफर दिन भर अमेज़न और फ्लिपकार्ट चला रहा था, उनके फाइनेंस को खराब कर रहा था। वैसे अब एक दिन माओ अपने काम से घर आ रहा था, उसे थोड़ी सी देर हो चुकी थी। घर आकर वो नोटिस करता है कि वहाँ उनके घर के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, जो कि अंदर आना चाहती है। अब वो उससे पूछे इससे पहले ही वो लड़की वहाँ सीढ़ियों से नीचे आने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि उसने कमीनो पहन रखा था, जो कि एक जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। लेकिन माँ उसे कैच कर लेता है, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन वो होश में आती है और बताती है कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती, वो दूसरी जगह से आई है, वो यहाँ दूसरी सिटी का नाम ले रही थी। अब बाद में एमिलिया उसके साथ शॉपिंग पर जाती है, जिस दौरान उन्हें ट्रेन में जाना था, पर वो लड़की वैसे उसका नाम सुजुनो है। वो बताती है कि वो कभी ट्रेन में नहीं बैठी। ये सुनकर एमिलिया हैरान थी और बस उससे ऐसे ही पूछ लेती है कि क्या वो एंटीला है, जिस पर वो लड़की हाँ करती है। लेकिन अगले ही पल वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम जगह से आए हैं। एंटीला असल में वही रीजन है जहाँ से माओ बिलोंग करता है, और वो माओ की टेरिटरी है। वैसे बाद में अमीलिया और सुजुनो इन सभी से मिलवाती है, जहाँ ये सभी उससे पूछते हैं कि वो इस वर्ल्ड में कैसे आई। वो बताती है कि उसने पोर्टल क्रिएट किया था और ये उसके हिसाब से ये बहुत आसान है। वो एक बाउल में कुछ लकड़ियाँ रखती है, उनमें आग लगाती है और फिर से एक पोर्टल वहाँ हवा में क्रिएट हो जाता है। लेकिन शॉकिंगली इस पोर्टल से सिर्फ एक गोल्डन एप्पल नीचे गिरा था, साथ ही ये उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, इसीलिए ये आसपास की चीजों को पकड़ने लगते हैं। माओ यहाँ चियो को पकड़ लेता है और बाकी सभी ने कुछ न कुछ को पकड़ रखा था, जिससे वो बच गए थे। पोर्टल बंद होता है, जिसके बाद वो सिर्फ उस गोल्डन एप्पल को ही देख रहे थे। अभी माओ कह रहा था कि इस तरह के गोल्डन एप्पल उनकी प्लैनेट्स पर नहीं उगते, ये जरूर माइनक्राफ्ट से यहाँ पर आया होगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ अमीलिया गुस्सा करने लगती है और कहती है कि जब भी वो उनके साथ होती है तो ऐसा ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। इस पर माओ कहता है कि फिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर अमीलिया कहती कि वो सिर्फ सजनों को उससे मिलाने लाई थी और थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने आई थी कि वो इन लोगों के साथ ना रहे। वैसे माओ से कहता है कि उसे नहीं लगता, जिस पर अमीलिया गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने लगती है। माओ ने तुरंत ही उस गोल्डन एप्पल को उठा लिया था, वो उसे सामने करता है और अमीलिया उस पर हमला करती है। लेकिन तभी गोल्डन एप्पल के दो हाथ निकल आते हैं और उस तलवार को पकड़ लेते हैं। साथ ही इसके बाद अब अचानक से वो गोल्डन एप्पल एक छोटी सी क्यूट बच्ची में बदल चुका था और फिर वो बच्ची अचानक से ही सो जाती है। वैसे इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आते हैं, जहाँ वो उसे सोता हुआ देख बातें कर रहे थे कि आखिर ये है कौन और ये एप्पल के अंदर क्या कर रही है। वैसे अब तभी उस बच्चे को होश आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि इस बच्ची को जापानीज बोलनी आती है। अभी वो उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम अलास बताती है। अब तभी उसे छींक आती है और अचानक से उसके माथे पर सरसेंट माउंट का एक साइन बना आता है। माँ घुसता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। तो इस पर अलास कहती है कि उसका फादर माओ है और उसकी मदर अमीलिया। ये सुनकर माओ बहुत हैरान था। सबसे ज्यादा हैरान यहाँ आशिया लग रहा था और तभी चियो कहता है कि शायद एप्पल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले तुम दोनों को ही देखा था, इसलिए तुम्हें अपना पेरेंट्स मान रही है। इस दौरान सुजुनो कहते हैं कि अलास नाम एंटीलिया लैंग्वेज में भी है, इसका मतलब शायद ये वहीं से आई होगी। अब तभी लूसीफर कहता है कि हम इसका करेंगे क्या, जिस पर माओ कहता है कि ठीक है, तो जब तक कोई भी इसे लेने नहीं आता तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। अब लूसीफर पूछने लगता है कि फिर इसका ख्याल कौन रखेगा। इस चीज पर अमीलिया तुरंत ही कहती है कि उसे दिन के टाइम में जॉब करने जाना होता है और इसीलिए वो इसका ख्याल नहीं रख सकती। हालांकि माओ कहता है कि फिर ठीक है, मेरे साथी लोग इसका ख्याल रखेंगे। यहाँ पर वही काम आशिया, चियो और सुजुनो को देता है। ये सुनकर आशिया पूछने लगता है कि आखिर उसे इस चीज में क्यों घुसाया जा रहा है। माओ कहता है कि वो भी इस तरह से एक छोटी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए अभी उनकी जिम्मेदारी है। असल में माओ के अंदर का फादर जाग चुका था, अब वो उन्हीं के साथ रह रही थी और सभी को मजा आ रहा था। एक दिन जिस दिन माओ और अमीलिया दोनों की ही छुट्टी थी, वो अलास को अपने साथ घुमा
घुमाने के लिए ले जाते हैं। वो अभी एक अम्यूजमेंट पार्क में आए थे जहाँ वो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जिस दौरान उन पर नजर रखी जा रही थी। ये नजर आशिया और बाकी सभी रख रहे थे। वैसे इसके बाद वो मूवी देखने जाते हैं पावर रेंजर्स की। वहाँ उस दौरान अचानक से अलास के माथे पर वो सरसेंट माउन का साइन फिर से ग्लो करने लगता है, लेकिन वो लोग कैप पहनाकर उस माँ को छुपा देते हैं। वैसे अब तभी अचानक से अलास बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद वो उसे वहाँ से बाहर ले आते हैं, उसे एक बेंच पर लेटाते हैं, जिस दौरान अमीलिया माओ से कहते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। माओ वहाँ से चला जाता है, पर तभी एक लेडी वहाँ पर आती है। वो कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है। उसके हाथ में एक अंगूठी थी जो कि ग्लो करती है, और अचानक से अलास के सर से वो निशान गायब हो जाता है। वो तुरंत अपनी मदर को चिल्लाती है और अमीलिया उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि डरो मत। वैसे वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर बस इतना बताने आई थी कि गैब्रियल हेवनली रेजिमेंट के साथ अलास को कैप्चर करने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम संभल कर रहना। अब तभी वहाँ पर माओ आता है, जिसके बाद वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अभी अमीलिया बहुत हैरान थी। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग एक झूले में आकर बैठते हैं, जिस दौरान अमीलिया माओ से पूछते हैं कि आखिर उसने अलास को अपने साथ रखने का फैसला क्यों किया और उसे सरसेंट मून वाले निशान के बारे में क्या पता। इस चीज पर हमें माओ की बहुत पहले की स्टोरी बताई जाती है। माओ के क्लाइंट को किसी डीमन टाइप मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया था। हालांकि बाद में एक एंजल वहाँ पर आकर उसे रोकती है और बाकियों को खत्म करती है। इस दौरान माओ बहुत कमजोर हुआ करता था। वैसे उस एंजल ने माओ को नहीं मारा था। माओ जब उस चीज की वजह पूछता है तो वो कहती है क्योंकि माओ रो रहा था। अब यहाँ अमीलिया माओ से पूछती है कि आखिर वो तब रो क्यों रहा था, जिस पर माओ कहता है कि शायद वो तब कमजोर महसूस कर रहा था इसलिए, या फिर वो तब करने वाला था इसलिए रो रहा था। वैसे सुनकर अमीलिया अभी हैरान थी, क्योंकि उस एंजल की वजह से अभी डीमंस इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर वो तब माओ को बचाती नहीं तब तो अभी डीमन लॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे अब अमीलिया पूछते कि आखिर वो एंजल कौन थे, जिस पर माओ कहता है कि उसे इस बारे में जानने की जरूरत नहीं। अब माओ अलास को वहीं लेटा देता है क्योंकि वो सो चुकी थी। वो पूछता है कि आखिर अलास को होश कैसे आया, जिस पर अमीलिया बताती कि एक अजीब सी लेडी वहाँ पर आई थी और उसी ने इसे होश में लाया। साथ ही वो किसी गैब्रियल और यशार्ड के बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर माओ हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। अब अमीलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पूछते है कि आखिर ये यशार्ड है कौन, जिस पर माओ कहता है कि जिस एंजल की बात अभी वो बता रहा था उस एंजल ने जाने से पहले माओ को एक सरसेंट मून सीड दिया था। उन्होंने इस सीड को प्लांट किया और उसे लगा कि उस ट्री के फ्रूट से यशार्ड निकली थी और ये सिर्फ उसकी रेइनकार्नेशन है। वैसे इसके बाद अब हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि अभी ट्री ऑफ लाइफ के पास गया था। ये वही पेड़ है जो कि माओ ने सरसेंट मून सीड के साथ प्लांट किया था। अभी ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए गैब्रियल फैसला करता है कि वो इस पेड़ को फिर से पहले जैसा बनाएगा। इस तरफ हम देखते हैं कि लूसीफर घर पर मस्त लैपटॉप में शॉपिंग कर रहा था और खाने की चीजें ऑर्डर कर रहा था। तभी उसे सेंस होता है कि शायद एक और पोर्टल कहीं पर ओपन हुआ है। कुछ देर बाद जब माओ, अलास और अमीलिया घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गैब्रियल ने सुजनो और लूसीफर को पकड़ रखा है। गैब्रियल यहाँ माओ से पूछता है कि वो अलास को उसके साथ कैसे जाने दे, इसके बदले वो उन दोनों को छोड़ देगा। साथ ही गैब्रियल एमिलिया की स्केड स्वॉर्ड की भी डिमांड करता है। अब अलास ने तो तुरंत ही उसके साथ जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई। माओ भी कहता है कि अब अलास नहीं जाना चाहती तो वो उसे नहीं जाने देगा और साथ ही वो तलवार देने से भी मना कर देता है। वैसे इसके बाद अब वो आगे बढ़ गया था। यहाँ गैब्रियल इससे कहता है कि क्या तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है क्योंकि तुम पछताओगे। माओ कहता है कि वो कुछ भी कह ले लेकिन वो अलास को नहीं जाने देगा। तभी गैब्रियल उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन माओ कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। हालांकि गैब्रियल कह रहा था कि अगर तुम अभी अपनी डीमन पावर को भी यूज करते हो तो तुम भी मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन माओ कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा और साथ ही इस पूरी अर्थ पर भी कब्जा करूंगा। ये सुनकर गैब्रियल अब फिर से उस पर हमले करने वाला था, लेकिन तभी चीहो वहाँ सामने आ जाती है। वो गैब्रियल से रिक्वेस्ट करती है कि वो लड़ाई ना करे और अब गैब्रियल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है जिसकी वजह से वो मान जाता है और बाद में माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे वो प्रॉमिस करते हुए किया था कि वो फिर से आएगा और अलास को अपने साथ किसी भी कीमत पर लेकर जाएगा। वैसे सभी लोग माओ के घर पर आ गए थे और बात करने लगे थे, जिस दौरान सुजोनो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में वो सब बताती है जिससे जितना उसे पता था। वो कहते हैं कि एक लेजेंड के मुताबिक ट्री ऑफ लाइफ की वजह से ही अर्थ पूरी क्रिएट हुई है और उस पर 10 फ्रूट लगे हुए हैं जिसमें कि 9th फ्रूट है यशार्ड। वो डेंजर में और उसे काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से गैब्रियल चाहता है कि वो इस एक्स्ट्रल वर्ल्ड के संतुलन को बनाए रखे, इसलिए वो शायद अलास को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अलास ही यशार्ड पर रिइंकार्नेशन है। अब लूसीफर कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। माओ यहाँ अलास से पूछता है कि क्या वो गैब्रियल के साथ जाना चाहती है, जिस पर अलास कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जिसके बाद माओ कहने लगता है कि फिर ठीक है। तो गैब्रियल किसी भी कीमत पर अलास को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। हालांकि तभी एमिलिया और सुजोनो कहती है कि वो कभी गैब्रियल के खिलाफ नहीं जाएंगे। असल में गैब्रियल एंजल है और ये दोनों भी वॉरियर्स है, मतलब ये एंजल्स की तरह
तरफ से हैं, इसलिए ये दूसरे एंजल से फाइट नहीं करेंगे, ये धोखा देने जैसा होगा। लेकिन माओ कहता है कि वो इस चीज को नहीं मानता, वो वैसे भी एक डेविल है और उसे एंजल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ बात उसके बच्चों पर आ गई है, इसलिए वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। सब वहाँ से चले गए थे, सिर्फ एमिलिया ही वहाँ पर रुक गई थी। वो माओ से कहती कि सच में वो गैब्रिएल से फाइट करने वाला है, जिस पर माओ कहता है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार है। वैसे इस बात पर अब एमिलिया ब्लश करती है और फिर वो सो जाते हैं। वैसे अगली सुबह एमिलिया की पहले नींद खुलती है, वो देखती कि अलास और माओ अभी दोनों सो रहे थे। वो स्माइल कर रही थी, तभी उसका ध्यान ऊपर की तरफ गैब्रिएल पर जाता है। वो भी वहीं लेटा हुआ था और एमिलिया को हंसते हुए देख रहा था। हालांकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अगली सुबह लौट कर आएगा, जो प्रॉमिस उसने पूरा किया। तभी एमिलिया तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और उसे दूर हटाने को कहती है। गैब्रिएल कहता है कि वो कभी भी एक सोती हुई फैमिली पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इतने में ही माओ भी आ जाता है और वो अलास को पकड़ लेता है। एमिलिया ने अभी यहाँ गैब्रिएल की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी थी। वो उससे यहाँ जाने से कहती है, लेकिन गैब्रिएल नहीं जाता। वो कहता है कि वो अलास को ले जाने के लिए आया है। हालांकि अगर वो लोग उसकी बात मान ले तो वो किसी को भी ले जा सकता है, या तो वो उसे तलवार दे दी जाए या फिर अलास को। अब वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो अलास को लेकर जाना क्यों चाहता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जो याशार्ड है वो एक सिंगल रिइंकार्नेशन में नहीं फैला है, बल्कि जिसने उसे चोरी करने की कोशिश की थी उसने उसके कुछ टुकड़े कर दिए हैं। एक टुकड़ा एमिलिया की तलवार पर क्रिस्टल बनकर लगा हुआ है और दूसरा अलास है। साथ ही गैब्रिएल यहाँ एमिलिया को बताता है कि उसकी तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तलवार अभी तक अपनी पूरी पावर में नहीं है और जब तक इसके अंदर पूरी पावर नहीं आ जाती ये किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। साथ ही इतना कहते हुए वो तलवार पकड़ लेता है और यहाँ एमिलिया भी तलवार नहीं ला पा रही थी। इसी दौरान माओ घुटनों पर आकर कहता है कि वो अलास को जाने दे। हालांकि एमिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन माओ कहता है कि माफी मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। इस पर उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है, जिस पर गैब्रिएल कहता है कि वो अपने ये पति पत्नी वाला मैटर बाद में भी सुलझा सकते हैं, जिस पर वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। वैसे माओ खड़ा हो चुका था। गैब्रिएल उससे कह रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अलास को लेकर जाऊंगा। इतना कहते हुए गैब्रिएल अपनी पावर से माओ का गला पकड़ लेता है और उससे प्रेस करने लगता है। माओ को दर्द हो रहा था और वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन तभी अलास वहाँ माओ के सामने आ जाती है। उसके सर पर वो सरसेंट मून का निशान चमकने लगा था और वो कह रही थी कि तुम गॉड सिर्फ नाम के गॉड्स हो, तुम झूठ बोलकर गॉड बने हो। तुमने मुझे पहले भी अपने दोस्तों से अलग किया और अकेले रहने पर मजबूर किया और अब फिर से तुम यही सब कर रहे हो मेरी फैमिली के साथ। इतना कहते हुए उसकी बॉडी गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है और फिर वो पूरी ताकत से यहाँ गैब्रिएल पर हमला करती है और गैब्रिएल के साथ वहाँ से दूर फिक जाती है। अब एमिलिया तुरंत ही उनका पीछा करने लगी थी, जिस दौरान यहाँ कमरे में आशिया और सुजुमो आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आवाज सुन ली थी। वहाँ दूसरी तरफ गैब्रिएल साइड हटकर अलास को दूर हटाती है, लेकिन अलास फिर से बहुत तेजी के साथ गैब्रिएल पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। पर फिर गैब्रिएल ने अपने विंग्स बाहर निकाल लिए थे और वो उड़ने लगा था। अलास एमिलिया से कहती कि वो गैब्रिएल की तलवार से बच कर रहे, क्योंकि वो बहुत शार्प है, वो किसी भी चीज को काट सकती है। तभी गैब्रिएल यहाँ एमिलिया के पीछे आ जाता है। गैब्रिएल एमिलिया उसे अपनी तलवार से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गैब्रिएल की तलवार ने एमिलिया की तलवार को बीच से काट दिया था। दूसरी तरफ वहाँ माओ सुजुनो से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे यहाँ से उड़ाकर इन लोगों के पास लेकर आए, जिससे कि वो इनकी मदद कर सके। लेकिन इतने में गैब्रिएल के बाकी साथी सोल्जर्स वहाँ पहुंच चुके थे और उन्हें रोक लेते हैं। अब शायद लड़ाई होती है, लेकिन इतने में लूसीफर वहाँ पहुंचता है और उन सभी सोल्जर्स को हटने का ऑर्डर दे देता है। वो उसके ऑर्डर को फॉलो करती है, जो देखकर ये हैरान थे। बाद में लूसीफर बताता है कि पहले वो भी एक आर्च एंजल हुआ करता था, जिस वजह से हेवन में अभी भी उसकी बात सुनी जाती है। ये सुनकर माओ को अपने वो फैसला सही लगता है। माओ अभी लूसीफर को अमेज़न और फ्लिपकार्ट का एक्सेस देने के फैसले के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी वजह से लूसीफर आज काम आया। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि जब एमिलिया की तलवार टूट चुकी थी तब वो अलास के आगे आकर खड़ी थी, जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी अलास उससे पूछता है कि क्या वो माओ के साथ यानी कि फादर के साथ हमेशा रहेगी। यह यहाँ पर एमिलिया उसकी आंखों में देखकर ना तो कह ही नहीं सकती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ दूसरी तरफ सुजुनो माओ को लेकर आ रही थी। वो वहीं से उसे फेंकती है और माओ यहाँ आकर गैब्रिएल को पकड़ लेता है। हालांकि वो वहाँ से फिक गए थे, जिस दौरान माओ एमिलिया से कह रहा था कि वो उन दोनों को खत्म कर दे। एमिलिया भले ही एक तरह से देखा जाए तो माओ की दुश्मन थी, पर वो यहाँ माओ को नहीं मार सकती थी, क्योंकि अभी अलास भी उन्हें देख रही है। हालांकि तभी गैब्रिएल माओ को हटा देता है और माओ नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसी दौरान अलास वहाँ आकर माओ को अपनी एनर्जी से बचा लेती है और कहते कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी। इतना कहते हुए वो यहाँ से एमिलिया के पास आ गई थी, जहाँ वो एमिलिया की सोर्ड पर किस करती है और उसी के साथ इमर्ज हो जाती है। एमिलिया की सोर्ड फिर से रीजनरेट हो चुकी थी और इससे एमिलिया की पावर्स भी बढ़ चुकी थी। एमिलिया तुरंत ही गैब्रिएल से फाइट करने लगती है। इस दौरान गैब्रिएल अपनी पूरी पावर के
साथ लड़ रहा था, लेकिन एमिलिया कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुकी थी। वो गैब्रियल की तलवार को बीच से काट देती है। साथ ही गैब्रियल के चेहरे पर भी हल्का सा कट लग चुका था, जिसके बाद गैब्रियल जाने का फैसला करता है, लेकिन वो कहता है कि वो सारे यशार्ड के टुकड़े ढूंढने के बाद फिर से उनके पास आएगा अलास को लेने के लिए। हालांकि उसके जाने से पहले एमिलिया उससे पूछती कि आखिर इतनी सेंचुरी के बाद वो यशार्ड कलेक्ट करने में क्यों लगा हुआ है। इस पर गैब्रियल उसे रीजन बताता है। वो कहता है कि बस वो ऐसा कुछ प्लॉट पर्पस के कारण कर रहा है। वैसे अब एमिलिया वहाँ से नीचे आ गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि अभी तक तलवार से अलास बाहर नहीं आई है। इस वजह से माओ थोड़ा सा परेशान था। माओ को नहीं पता कि वो तलवार के अंदर माओ उदास है और उसे लग रहा था कि शायद गैब्रियल उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि उनकी फाइट बहुत ऊपर चल रही थी और माओ उस फाइट को ज्यादा अच्छे से देख नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि जब एमिलिया वापस अपने घर पर लौट रही थी, मतलब उसने दूसरा घर ले लिया है जहाँ वो चीहो के साथ रहती है, तो उस दौरान माओ आगे चलकर अलास के साथ उसकी फोटो देख रहा था। वो उदास था। तभी एमिलिया पूछती क्या हुआ, तो वो बताता है कि वो अलास को याद कर रहा है। एमिलिया कहते है कि तुम उसे भूल जाना चाहिए और फिर माओ और उदास हो जाता है। लेकिन तभी एमिलिया अपनी पावर से अलास को वहाँ पर ले आती है। वो बताती है कि वो इतने टाइम से सिर्फ प्रैंक कर रही थी, क्योंकि वो गैब्रियल अलास को अपने साथ नहीं लेके गया है। तभी वो नोटिस करती कि माओ रो रहा है और माओ को खुद इस चीज का पता नहीं था कि उसके आंसू कब निकल आए। अलास पूछते कि उसे क्या हुआ, क्या उसे चोट लगी है, जिस पर चीहो कहती है कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से रो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहा था। वैसे बस सीन चेंज होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माओ की सैलरी भी आ चुकी थी, इसलिए माओ और आशिया की लड़ाई चल रही थी। माओ चाहता है कि वो एक 4K टेलीविजन खरीदे, जो कि अच्छा खासा महंगा था। आशिया कह रहा था कि फालतू में खर्चा क्यों करना, लेकिन माओ कहता है कि नहीं, उन्हें उसकी जरूरत है। हालांकि आशिया जानता था कि उनके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम पहले मार्केट रिसर्च कर लो कि कितने में टीवी आएगा। तभी माओ कहता है कि वो जिस स्टोर से सारे आइटम्स खरीदता था, वहाँ से उसे बहुत सारे स्टार पॉइंट्स मिले हैं, जिनसे वो इजीली सस्ते में 4K टेलीविजन खरीद सकता है। या उनके साथ सुजोनो भी आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिलिया, चीहो, सुजोनो, अलास को लेकर अभी एमिलिया के घर की तरफ जा रहे थे। सुजोनो उसके साथ रहती है। रास्ते में चीहो वापस से अपने घर की तरफ चली जाती है। हमें पता चलता है कि वो और कहीं रहती है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड से बिलोंग करती है। वैसे ट्रेन में जाते वक्त एमिलिया यहाँ सुजोनो से कह रही थी कि उसे नहीं पता कि अच्छा आइटम कब तक और चलने वाला है। इस पर सुजोनो कहते कि अगर तुम इसे कंटिन्यू रखना चाहती हो तो तुम्हें माओ को प्रोटेक्ट करना होगा। एमिलिया को ये चीज समझ नहीं आती। सुजोनो कहती है कि देखो, भले ही कैसी भी चीज कैसे भी चल रहा हो, लेकिन हम जानते हैं कि माओ असल में डीमन लॉर्ड है और उसकी डीमन आर्मी अभी भी वहाँ एंटीला में उसका इंतजार कर रही है। वो लोग कोशिश करेंगे कि वो माओ को यहाँ से किडनैप कर ले जा सके और माओ कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देगा, और अगर वो एक बार यहाँ से चला गया तो फिर वो कभी वापस जापान लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए हमें बस उस पर नजर रखनी है, जिससे वो लोग उसे ले जा भी ना पाए। अब एमिलिया कहती है कि क्या इसका मतलब इसलिए तुम उन लोगों के साथ टीवी खरीदने जाने वाली हो, जिस पर सुजोनो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। वो तभी से माओ पर नजर रख रही है। वैसे इसके बाद अब वो तीनों ही घर पहुँचते हैं, जहाँ पर अभी सुजोनो और अलास दोनों ही टीवी देख रहे थे। तभी यहाँ एमिलिया को रीका का कॉल आता है। रीका असल में वो लड़की है जो इन्हें अम्यूजमेंट पार्क में मिली थी। तब रीका और आशिया की थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए रीका ने अभी इसलिए कॉल लगाया है जिससे कि वो एमिलिया से पूछ सके कि आशिया को किस तरह के कपड़े पसंद है। अभी सुनकर एमिलिया पूछने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रही है, क्या उसके और आशिया के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर रीका कहती है कि नहीं, आशिया ने बस उसे अगले दिन शॉपिंग पर इनवाइट किया है। जो सुनकर एमिलिया हैरान थी। वैसे अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी यहाँ घर पर माओ और आशिया बात कर रहे थे, जहाँ माओ आशिया से पूछता है कि आखिर उसने रीका को शॉपिंग पर इनवाइट क्यों किया, जिस पर आशिया कहता है कि उसे यहाँ के ट्रेंड की सेंस नहीं है, इस वजह से वो चाहता है कि वो एक अच्छा टीवी ले सके। हालांकि आशिया कहता है कि उसे किसी और पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी वो खुद का एक बहुत अच्छा टीवी लेना चाहता है। ये सुनकर सुजोनो, जो कि वहाँ बैठी हुई थी, वो पूछते कि आखिर तुम्हें टीवी चाहिए क्यों, जिस पर माओ कहता है कि जब मैं काम कर रहा था तभी एक बच्चा हमसे हैप्पी मील का टॉय मांगता है। उसने जिस खिलौने का नाम लिया था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं भी टीवी देखता तो मुझे तब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उन्हें माओ के टीवी लेने का कारण पता चलता है, जिसके लिए वो अपनी पूरी 1 महीने की सैलरी उड़ाने वाला है। हालांकि से क्या ही कहते, इसलिए अब आशिया और सुजोनो यहाँ माओ के साथ टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे अब उनके जाते ही गैब्रियल यहाँ उनके घर पर आता है। अभी घर पर लूसीफर अकेला था और अपना लैपटॉप चला रहा था। गैब्रियल चुपचाप फ्रिज से खाना निकालता है और यहाँ लूसीफर के पास आता है। लूसीफर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अभी तो माओ भी घर पर नहीं है, जिस पर गैब्रियल कहता है कि वो माओ के लिए नहीं आया बल्कि वो लूसीफर से मिलने के लिए आया है। अब लूसीफर बोलता है कि ठीक है, तुम जिस वजह से यहाँ पर आए हो वो वजह मुझे बताओ, वरना फिर मैं माओ को कॉल कर दूंगा। अब गैब्रियल उससे पूछने लगता है कि आखिर वो माओ के साथ क्यों रह रहा है। लूसीफर को गॉड का बहुत खास माना जाता है और तब उसकी पावर भी बहुत ज्यादा थी। गैब्रियल कहता है कि यहाँ रहकर तुम सिर्फ
अपनी पावर को कम कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक डीमन के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ मजा आता है। जिस पर लूसीफर कहता है कि बिल्कुल, उसे अपने लैपटॉप से शॉपिंग करते हुए माओ को गरीब करने में मजा आता है। हालांकि अब गैब्रियल कहने लगता है कि क्या तुम मुझे डीमन लॉर्ड के बारे में बता सकते हो, जिस पर लूसीफर कहता है कि अगर तुम्हें उसके ही बारे में जानना है तो तुम खुद माओ से पूछ लो। जिस पर गैब्रियल बोलता है कि नहीं, मैं माओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने डीमन लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, उसी लेजेंडरी डीमन लॉर्ड की। अब ये सुनकर लूसीफर कहता है कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी तुम्हें उसके बारे में पूछ कर कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब गैब्रियल कहने लगता है कि ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं पूछता, लेकिन क्या तुम मुझे उसके ट्रेजर का पता बता सकते हो। ये सुनकर लूसीफर पूछने लगता है कि क्या ये सब तुम यशार्ट को लेकर कर रहे हो। जिस पर गैब्रियल कहता है कि नहीं, मैंने वो सब चीजें छोड़ दी क्योंकि मैं जानता था कि मुझे उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, और सच में वो बहुत मुश्किल था। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ एमिलिया को देखते हैं। वो इस वक्त अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी जो कि दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करती है जहाँ से एमिलिया आई है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वहाँ पर वॉर की सिचुएशन चल रही है। ये सुनकर एमिलिया फैसला करती है कि उसे भी वहाँ जाना होगा, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, तुम्हें जापान में ही रहना चाहिए। वैसे उसकी दोस्त उसे बताती है कि वहाँ जापान में उसकी मदर भी आई हुई है। ये सुनकर एमिलिया हैरान थी। पहले वो पूछते कि वो उसकी मदर को कैसे जानती है, जिस पर एमिलिया की दोस्त कहते है कि उसकी मदर के अंदर सेम वैसी एनर्जी महसूस होती है जैसे एमिलिया के अंदर से महसूस होती है। वैसे हमें बाद में बताया जाता है कि जो लेडी इन्हें एम्यूजमेंट पार्क में मिली थी वही असल में एमिलिया की मदर है। वैसे इसके बाद हम वापस से यहाँ लूसीफर के पास आते हैं। उसने एक कागज पर लेजेंडरी डीमन लॉर्ड के ट्रेजर के बारे में लिखकर गैब्रियल को दे दिया था, लेकिन गैब्रियल उसे देखकर कहता है कि क्या बस उसके पास इतनी चीजें थी। जिस पर लूसीफर कहता है कि हाँ, पता नहीं क्यों पर सारे डीमन लॉर्ड हमेशा गरीब ही रहते हैं। वैसे अब जाने से पहले यहाँ गैब्रियल लूसीफर से कहकर जाता है कि वॉचर सिर्फ लूसीफर की वजह से ही अभी रुका हुआ है। ये चीज सुनकर लूसीफर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर सभी लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिस पर गैब्रियल कुछ नहीं बताता, बल्कि वो बस अपना नंबर दे देता है और कहता है कि अगर लगे तो मुझे फोन कर लेना, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वैसे इसके बाद अब हमें एमिलिया को दिखाया जाता है। वो इस वक्त एक क्रिस्टल में किसी तरह का केमिकल मिला रही थी। ये क्रिस्टल यशार्ट के पार्ट का टुकड़ा है और एमिलिया को पूरा भरोसा है कि ये उसके दूसरे टुकड़े तक पहुंचा सकता है, और ऐसा ही होता है। अचानक से उस क्रिस्टल से एक लाइट निकलती है और एमिलिया उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। इसके बाद हम वापस चियो को देखते हैं। वो इस वक्त अभी बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक से टीवी के अंदर से ही बहुत तेज व्हाइट लाइट निकलती है, जिसके बाद चियो वहीं बेहोश हो जाती है। और इस बार अब हम माओ, आशिया और सुजुनो के पास आते हैं। वो अभी शॉपिंग के लिए पहुंच चुके थे, जहां उनकी मुलाकात रीका से होती है। अभी आशिया उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था क्योंकि आज वो इनकी मदद करने वाली है। रीका को नहीं पता था कि ये लोग टेलीविजन के लिए आए हैं। उसे लगा कि सिर्फ आशिया ने उसे शॉपिंग पर बुलाया है। हालांकि जब ये लोग टेलीविजन का कहते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम बैठकर लंच करते हुए बात कर सकते हैं। अब इसके बाद वो खाने बैठ गए थे, जहाँ पर रीका उनके बजट के बारे में पूछती है और कहते हैं कि तुम्हें किस तरह का टीवी चाहिए। माओ कहता है कि जिस पर बहुत सारे कार्टून्स आते हैं और जो चलता हो। हालांकि बाद में आशिया और सुजुनो उसे बजट बताते हैं, जिसके बाद रीका उन्हें लंबी चौड़ी स्पीच देती है, जिस पर सुजुनो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहते हैं कि तुम्हें तो जापानीज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पर रीका पूछती है कि तुम कैसे बात कर रही हो, क्या तुम यहाँ से नहीं हो। अब सुजुनो उसे एक्सक्यूज देने लगती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ के नहीं है, और उसे समझाते हैं कि उसे ये चीज क्यों नहीं पता। हालांकि तभी माओ नोटिस करता है कि वहाँ पीछे एक आदमी कैशियर से इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन कैशियर को इंग्लिश नहीं आती। अब माओ जाकर उस आदमी की मदद करता है। वो आदमी यहाँ किसी को कॉल लगाकर कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मैं दूसरी लैंग्वेज याद कर आ गया। वैसे ही असल में वॉचर और अभी ये गैब्रियल से बात कर रहा था। वैसे अब सीन चेंज होता है। हम वहाँ एमिलिया को देखते हैं जो कि उस लाइट का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। वो लाइट अभी हॉस्पिटल में पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात चियो की मदर से होती है। वो पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर चियो को देखने के लिए आई हो। बाद में वो उसे चियो के पास लेकर जाती है। एमिलिया देखती है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो अभी बेहोश है। दूसरी तरफ वहाँ माओ और बाकियों ने फैसला कर लिया था कि उन्हें कौन सी टीवी लेनी है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते तो सारी टीवी टूटे हुए देखते हैं। इन सभी के कांच टूटे हुए थे। वो थोड़े हैरान थे। माओ समझ जाता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। इस वजह से वो आशिया के साथ रीका को भेज देता है, रीका को घर छोड़ने के लिए। इस तरफ वो सुजुनो से बोलता है कि तुम एमिलिया को यहाँ पर बुलाओ, और साथ ही हमें लूसीफर को भी ये चीज बतानी होगी। इसके साथ साथ वो बोलता है कि चियो को भी उसके अपार्टमेंट से बाहर बुलाओ, कहीं वो टेलीविजन ऑन ना करे। अब तभी अचानक से एमिलिया का ही फोन आ जाता है। वो बता दे कि चियो की हालत खराब है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई है। ये सुनने के बाद अब ये सभी लोग वहीं हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां ये चियो की हालत देखते हुए बाद में बैठ जाते हैं। तो एमिलिया बताते हैं कि वो यशार्ट के पार्ट क्रिस्टल की मदद से यहाँ तक पहुंची थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही
थी। हालांकि अब सवाल ये था कि चियो बेहोश कैसे हुई। उसकी मदर ने बताया कि वो सोफे पर बेहोश मिली थी और वो उसे यहाँ से ले आए। अब तभी सुजुनो कहते कि उसने बहुत पहले चियो की बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी निकलते हुए महसूस की थी, इसलिए उसने एक चार्म बना दिया था जो कि मैजिक से बना हुआ था। हालांकि तभी एमिलिया कहते कि उस पर वो जो हाईली कंसंट्रेटेड मैजिक का इस्तेमाल हुआ है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मैजिक यूज ना कर सकती हो और वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर सुजुनो कहते कि उसने जो चार्म उसे दिया था शायद उससे और उसके लाइफ फोर्स से मिलकर मैजिक जनरेट हुआ होगा। लेकिन अभी ये सवाल था कि उस तक वो मैजिक पहुंचा कैसे। अब इतने में ही अचानक से वहाँ पीछे रखा हुआ टीवी ब्लास्ट करता है। इससे उन्हें आइडिया लग चुका था कि वो पहले चियो के कमरे तक भागते हैं जहाँ सब नॉर्मल था। हालांकि बाद में सुजुनो कहते कि जरूर ये टेलीविजन के थ्रू ही कर रहा है क्योंकि वहाँ मॉल के अंदर भी सारे टेलीविजन ब्लास्ट हुए थे। अब उसी दौरान वहाँ पर लूसीफर आता है। वो कहता है कि ये काम जरूर वॉचर का है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से अपने मैजिक को सभी तक पहुँचा रहा है। वैसे वो यहाँ पर भी बताते है कि गैब्रियल उनके घर पर आया था, जो सुनकर अब वो सभी पहले चियो के रूम में आते हैं और इसके बाद इस चीज पर डिस्कस करने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि गैब्रियल क्यों आया था। वो बताता है कि गैब्रियल अब यह शार्ट के मामले से हट चुका है, जिस पर माओ कहता है कि हाँ उसे पता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि कोई उसे लेने चाहेगा और खासकर हेवन के लोग उसे लेकर क्या ही करेंगे। वैसे वो लूसीफर कहता है कि गैब्रियल ने हार मान ली और अब वो इस चीज से दूर है, इस वजह से दूसरे एंजल वॉचर को यहाँ पर भेजा है। अब वॉचर का नाम सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि क्या ये वही रेगल द वॉचर है, जिस पर लूसीफर हाँ करता है। असल में वॉचर का काम दूसरे एंजल्स पर नजर रखने का है। लूसीफर कहता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये ड्यूटी मिली है कि वो सभी एंजल्स पर नजर रखकर फाइनली जजमेंट सुना सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। वैसे अब जब ये सब कोई देख कर रहा है तो सवाल फिर से वही आ जाता है कि चियो पर हमला क्यों हुआ। इस पर लूसीफर कहता है कि चियो का घर वहाँ सेंटर में है जहाँ से वॉचर उस सिग्नल को भेज रहा था, इस वजह से उस पर मैजिक का सबसे ज्यादा असर हुआ और वो बेहोश हो गई। अब तभी वहाँ पर चियो की मदर आती है। वो पहले कुछ काम से घर चली गई थी, लेकिन उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल में क्या हुआ, मतलब उस टीवी की ब्लास्ट वाली बात। अब माओ उनसे कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, चियो को कुछ नहीं होगा और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर आकर अभी अमीलिया पूछ रही थी कि रेगल जब जजमेंट सुनाता है तो वो किस तरह की पनिशमेंट देता है, जो सुनकर लूसीफर जिसे अच्छी खासी नॉलेज है वो बहुत भयानक पनिशमेंट बताता है। अब यहाँ अमीलिया को अपनी मदर की चिंता हो रही थी। वो लूसीफर पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो जानती है कि अब उसकी मदर भी यहाँ है और रेगल एक एंजल है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि उन्हें नहीं पता कि एक एंजल यहाँ दूसरे रियल में आकर आर्च एंजल पर नजर क्यों रख रखा है और हेवन ऐसा क्यों चाहता है। पर माओ कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं जानना कि एंजल्स के बीच में क्या चल रहा है। वो कहता है कि वॉचर ने चियो पर हमला किया है, इसलिए मैं उससे बदला जरूर लूंगा। पर यहाँ पर उसकी मदद के लिए बाकी सभी भी तैयार थे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ चियो के रूम में अचानक से एक व्हाइट हेयर वाली लेडी आती है। वैसे अब उसने बाल बांध रखे थे, ये असल में लैला है और यही एमिलिया की मदर है। ये यहाँ पर आकर अपने हाथों से अंगूठी निकालते हुए चियो को देती है और साथ ही अपना एक लॉकेट भी देती है। उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुम सेफ रहोगे क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हर कोई कोशिश करेगा। साथ ही वो उससे ये भी बोलती है कि तुम्हारी ये वजह से दो रेसेस है जो कि शायद अभी एक नहीं हो सकती थी, वो एक होने जा रही है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे वहाँ दूसरी तरफ माँ और बाकी सभी अभी टीवी टावर पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ कहीं भी वॉचर नहीं था। सब थोड़ा सोचते हैं और एक आइडिया निकालते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो सेम वॉचर की तरह ही एक सिग्नल हर तरफ फैलाएंगे, लेकिन उसी दौरान अमीलिया कहते हैं कि ये गलत होगा, इससे फिर लोगों को परेशानी होगी, हमें एक टावर पर ढूंढना चाहिए। अभी वो एक दूसरे टावर पर जा रही थी और बाकी दूसरे टावर पर जाने को कहते हैं। तभी माओ सुजुनो और लूसीफर को यही रुकने को कहता है जिससे वो इसी टावर पर नजर रख सके। वैसे वो माओ और आशिया जिस टावर पर गए थे वहाँ एलिवेटर और सीढ़ियां दोनों ही थी, जिस वजह से उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है कि उन्हें किस चीज से जाना चाहिए। हालांकि अब हम दूसरे टावर में आते हैं जहाँ अमीलिया गई थी। हम देखते हैं कि अभी उसे वहाँ कोई नहीं मिला था। वो सोच रही थी कि क्या उसने सही फैसला लिया। उसी दौरान अलास उसे बताते है कि गैब्रियल यहाँ उस नजर रख रखा है, जिस दौरान अमीलिया गैब्रियल को वहाँ पीछे नोटिस करती है। वो उस पर हमला कर रही थी, लेकिन गैब्रियल वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उसके सर के पास अपनी फिंगर रखते हुए कहता है कि हिलना मत। इस दौरान वो बताता है कि वो यहाँ उसे चोट पहुँचाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो बस रेगल मतलब कि वॉचर के टावर सिग्नल को इस टावर तक पहुँचाने से रोकने आया है। अब अमीलिया कहने लगती है कि वॉचर कहाँ है और वो चाहता क्या है, जिस पर गैब्रियल कहता है कि उसे नहीं पता। हालांकि वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो बाद में तुम्हारे काम आएगी। अब अमीलिया उसकी बात सुनने को तैयार थी। वहाँ दूसरी तरफ वो जिस टावर में माँ और आशिया थे वो अभी सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि कहीं रेगल यही हुआ और वो सीढ़ियों से नीचे आ गया तो वो उसे खो देंगे। लेकिन माँ इतना थक गया था, वो गुस्से में कहते कि अगर सच में
ऊपर पहुंचकर हमें रैगल नहीं मिला तो इस चीज की रैगल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस तरफ हॉस्पिटल में जब चियो को होश आता है तो अभी उसके पास रखा हुआ उसका फोन रिंग कर रहा था। वो फोन उठाती है। फोन पर जो भी था वो उससे बताता है कि उसके हाथ में जो अंगूठी है उसमें यशार्ड का फ्रेगमेंट लगा हुआ है और साथ ही वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है। वैसे वहाँ एमिलिया अभी गैब्रियल से पूछ रही थी कि यशार्ड आखिर चाहता क्या है और कहीं वो उसकी मदर के पीछे तो नहीं पड़ा, जिस पर गैब्रियल कहता है कि उसने सही गैस किया। वो बताता है कि इस सब का रीजन यही है, एमिलिया की मदर ने एक ह्यूमन के साथ प्यार किया था। हेवन इस चीज को गलत मानता है, इसलिए गैब्रियल यहाँ आया है। एमिलिया को उस पर गुस्सा आता है और साथ ही एमिलिया हैरान भी थी ये जानकर कि उसके फादर यशार्ड थे। हालांकि अब तभी गैब्रियल ये भी बताता है कि उसके फादर थे नहीं बल्कि हैं, मतलब वो जिंदा हैं। वैसे अब वहाँ चियो से जो बात कर रही थी वो असल में लैला यानी कि एमिलिया की मदर ही थी। वो चियो से पूछती है कि किस तरह के वेपन चलाने आते हैं, जिस पर चियो बताती है कि उसे आर्चरी आती है, मतलब उसे धनुष चलाने आते हैं। अभी सुनकर लैला तुरंत ही उसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर आने को कहती है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ सुजो ने अपने पास से निकाल कर एक बोतल में रखा लिक्विड पी लिया था, जिससे कि उसकी स्केड एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद वो जिस टावर पर थे उसी टावर की पोल को टच करते हुए यहाँ सुजोनो उस एनर्जी को रिलीज करती है। ये एनर्जी बहुत ही तेज फैल रही थी और वहाँ माओ और आशिया को भी इस चीज का झटका लगा था। हालांकि वो अभी एलिवेटर के अंदर हैं, इसलिए वो डर गए थे कि कहीं ये बंद ना हो जाए। हालांकि इस एनर्जी को रिलीज करने की वजह से सुजोनो को पता चल चुका था कि रैगल मतलब वॉचर माओ और आशिया के टावर के पास है। वो इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए लूसीफर से एमिलिया और माओ को कांटेक्ट करने को कहती है। हालांकि कांटेक्ट करना डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल था, पर तभी वहाँ चियो आती है। वो कहते हैं कि तुम एक बार फिर से एनर्जी को रिलीज करो, रिलीज मत करना। असल में लैला ने उसे बताया था कि ये एनर्जी अर्थ के बैलेंस को बिगाड़ती है। अब उसी दौरान वहाँ पर 4 और लाइट अपीयर होती है और जिन्हें देखते ही सुजोनो ने उन पर हमला कर दिया था। वो चियो से कहते हैं कि तुम्हें लैला ने जो करने को कहा है तुम वो करो, जब तक लूसीफर और मैं इन एंजल्स के ग्रुप को संभालते हैं। असल में वो 4 लाइट एंजल्स नाइट का एक ग्रुप था, जहाँ चियो तुरंत हवा में आती है और अपनी उस अंगूठी से निकलने वाली एनर्जी की मदद से आसमान में एक तीर चलाती है। उस तीर की वजह से एक स्केड एनर्जी वहाँ पर हर तरफ फैलने लगी थी, जिसे जमीन पर खड़े नॉर्मल ह्यूमंस देख रहे थे। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी उन पर पहुँचती है तो वो सारे फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ माओ और आशिया अब टावर के नीचे पहुँचते हैं, जहाँ वो इस एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। वो पहले थोड़े हैरान थे, लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात रैगल से होती है। माओ उसे देखकर हैरान था। वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो। वैसे अभी रैगल कह रहा था कि लगता है गैब्रियल ने सब गड़बड़ कर दी। उसी दौरान वो एनर्जी उन तक पहुंचती है। इस एनर्जी की वजह से माओ और आशिया दोनों अपने आप ही डीमन फॉर्म में आ जाते हैं और साथ ही अब वो पूरी सिटी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। इस तरफ हम एमिलिया को देखते हैं। अभी अलास उससे पूछ रही थी क्या वो गैब्रियल की बात से हर्ट हुई है, जिस पर एमिलिया कहती है कि नहीं, वो हर्ट नहीं हुई, वो खुश है कि उसके फादर जिंदा है। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। असल में वो तब माओ से बदला इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर मारे जा चुके हैं। लेकिन अब जब ये उसे पता चल चुका है कि उसके फादर जिंदा है तो वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। वैसे गैब्रियल यहाँ नहीं था क्योंकि वो वहाँ माओ, आशिया और रैगल के पास पहुंच चुका था। रैगल कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि माओ ही असल में डीमन लॉर्ड है। वैसे माओ एमिलिया के बारे में पूछता है, जिस पर गैब्रियल कहता है कि वो शायद अभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी वो खुद को ही संभाल नहीं पा रही। माओ तुरंत उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। इस पर गैब्रियल कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैंने उसे बस उसे सच बताया कि उसके फादर अभी जिंदा हैं। माओ ये सुनकर बहुत हैरान था। उससे एमिलिया का रोता हुआ चेहरा याद आता है क्योंकि शुरुआत में एमिलिया ने माओ को बताया था कि उसके फादर मारे जा चुके हैं और इस चीज पर वो बदला लेकर रहेगी। वो गैब्रियल से कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुम किसी के इमोशंस के साथ इस तरह से नहीं खेल सकते, इतने बुरे तो हम डीमंस भी नहीं होते। हालांकि तभी रैगल कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम गैब्रियल से लड़ो, मुझे कुछ और काम है। और इतना कहकर वो वहाँ टावर के ऊपर की तरफ जाने लगा था, लेकिन माओ से जाने नहीं देता। वो उस पर हमला करने लगता है। तभी गैब्रियल सामने आकर माओ के अटैक को रोक लेता है। वो कहता है कि तुम भले ही अपनी डीमन फॉर्म में हो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। उसी दौरान यहाँ आशिया कुछ पत्थर के टुकड़े कर वहाँ गैब्रियल की तरफ फेंकता है, लेकिन गैब्रियल उसके अटैक को रोक लेता है। अब इसके बाद हम यहाँ एमिलिया के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो थोड़ी उदास थी। तभी अलास उसे पूछता है कि क्या वो एक वॉरियर नहीं बनना चाहती। इस पर एमिलिया कहते हैं कि हाँ वो वॉरियर बनना चाहती है, पर वॉरियर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन वॉरियर बनकर ही वो अलास से मिल पाएगी, इसलिए वो खुश है। हालांकि फिर वो अलास से पूछते कि वो क्या बनना चाहती है। अलास कहते हैं कि वो एक अच्छी बेटी बनना चाहती है।
जो सुनकर अमीलिया में हिम्मत आती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इतनी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करूंगी। उसी दौरान वहाँ नीचे अभी गैब्रियल रैगल से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। माओ तुरंत आशिया को गैब्रियल पर हमला करने भेजता है, लेकिन गैब्रियल गायब होकर यहाँ माओ के पीछे जाकर उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम दोनों कमजोर हो। हालांकि अगले पल वो बोलता है कि तुम दोनों मिलकर मुझसे फाइट कर रहे हो, ये तो चीटिंग है। और इसके बाद वो खुद के कई सारे क्लोन्स बना लेता है और लड़ने लगता है। अब उसी दौरान अचानक से रैगल वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। वो देखता है कि ऊपर अमीलिया थी। वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने बहुत देर कर दी। उसे देखकर गैब्रियल पूछता है कि क्या तुमने अपनी फीलिंग दबा दी, जिस पर अमीलिया कहती है कि नहीं, मैंने उसे साइड रख कर आई हूँ, मुझे भी मेरे पास और भी कोई जरूरी काम है। और इतना कहते हुए वो गैब्रियल पर हमला करती है, लेकिन वो बस उसका क्लोन था। अब तभी गैब्रियल अपने और क्लोन क्रिएट करती है और यहाँ अमीलिया को घेर लेती है, लेकिन माओ उसी समय आगे बढ़कर असली वाले गैब्रियल को पकड़ लेते हैं। और जब गैब्रियल अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे पुश कर रहा था, तो वो हटकर यहाँ अमीलिया के उस पर हमला करने को बोलता है। अमीलिया ने यहाँ तुरंत ही हमला कर गैब्रियल को दूर फेंक दिया था, साथ ही उसके सारे क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब रैगल यहाँ गैब्रियल के पास आता है। वो अमीलिया से कहता है कि हम तुम्हारी मदर को पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, तुम हमसे क्यों लड़ रही हो। लेकिन इतने में ही अचानक से गैब्रियल को एक तीर आकर लगता है। ये तीर चीहो ने चलाया था। वो वहाँ आती है, उसे देखकर वो सभी शॉक थे, खासकर माओ। तभी अमीलिया उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदर है, जिस पर चीहो हाँ करती है। हालांकि उसी दौरान रैगल यहाँ चीहो से बोलता है कि लैला तुम सामने आ जाओ और जो तुमने किया है उसे खुद फेस करो। लेकिन इतने में ही वो नीचे गिर गया था। गैब्रियल कहता है कि हम हार चुके हैं और यहाँ लड़कर कोई फायदा नहीं, हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो रैगल को लेकर वहाँ से चला गया था। हालांकि अमीलिया अभी अपनी मदर से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन लैला बोलती है कि नहीं, अभी उसके पास टाइम नहीं है। वो तुरंत ही एक और तीर वहाँ आसमान में चलाती है, जिसके बाद वो एनर्जी स्नो के फॉर्म में नीचे गिरती है और सभी लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। साथ ही अब लैला जा चुकी थी, जिस वजह से चीहो भी नीचे गिरती है। वो अभी इस चीज से इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो तुरंत सो जाती है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी आगे चली जाती है, क्योंकि यहाँ से सीजन 3 स्टार्ट होगा। तो हम देखते हैं कि अभी सिटी में एक फेस्टिवल आने वाला है। इस वजह से माओ सभी को मना कर रहा था कि वो उसके साथ फेस्टिवल में चले, लेकिन वहाँ थोड़ी भीड़ होती है, इसलिए लूसीफर वहाँ जाने से मना कर रहा था। साथ ही अमीलिया भी कहती है कि वो भी वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। ये यहाँ अभी उसी घर की बात कर रही थी जहाँ पर लैला उसके वो फादर पहले रहा करते थे, और ये जगह एंटीला में है, उसी जगह पर जहाँ पर अमीलिया का जन्म हुआ था। वह सब घर की तरफ लौटते वक्त वो बताते हैं कि उसे वहाँ एमराल्डा ले जाने वाली है, जो कि उसकी अच्छी दोस्त है। अभी चियो और सुज़ुनो उससे पूछ रहे थे कि क्या वो वापस जाएगी, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, वो जल्दी वापस लौट कर आएगी। वो उन्हें डेट भी बताती है। ये वही डेट थी जिस दिन चियो और अमीलिया पहली बार मिले थे। साथ ही वो कहते हैं कि वो अलास को भी अपने साथ लेकर जा रही है, इसलिए वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब इसके बाद अगले संडे हम देखते हैं कि एमराल्डा अमीलिया और अलास को लेकर एंटीला में आ चुकी थी। यहाँ आकर वो उन्हें कुछ पैसे देती है और यहाँ एक मैप से अमीलिया के होम टाउन का रास्ता भी बता देती है। साथ ही वो बताते है कि वो अगले संडे मतलब 12 तारीख को किसी लोकेशन पर आकर उन्हें पिकअप करेगी। और इसके साथ साथ उसने यहाँ अमीलिया को एक फेदर भी दे दिया था, जो कि इमरजेंसी में वो यूज कर सकती है। ये फादर एमराल्डा को लैला ने दिया था। वो बताते हैं कि इसके थ्रू अमीलिया कहीं से भी टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर सकती है। अब उसे अपने ट्रम्प कार्ड की तरह रखते हुए वो वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ पास ही वो विलेज में पहुंचकर उसने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। उस अपने लिए कपड़े खरीद लिए थे और एक रात रुकने के लिए एक होटल भी ले लिया था। लेकिन यहाँ के फेस्टिवल अर्थ की फेस्टिवल से बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचना था। वो एक कैरेज का सहारा लेती है और वहाँ उसमें बैठकर अपने घर तक पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर वो अपने फादर की फील्ड को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे अब उसके फादर और मदर यहाँ नहीं रहते, इस वजह से उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन अब वो उसी घर में रुक जाती है। यहाँ वो अलास से पूछती है क्या उसे यहाँ आसपास कहीं से यह शार्ड क्रिस्टल महसूस हो रहा है, जिस पर अलास कहते कि नहीं, उसे नहीं हो रहा। अब अलास सो चुकी थी, इसलिए अमीलिया अब वहाँ रखी चीजों को देखने लगती है, जिस दौरान उसे कागज मिलता है जिसमें पास एक ही जगह पर सर्टिफिकेशन था। असल में अमीलिया के फादर अपने खेत को बड़ा करना चाहते थे, इसलिए वो इस सर्टिफिकेशन को लेकर आए थे। अब अगले दिन ये लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अचानक ही अलास को कुछ महसूस होता है और वो एक पेड़ की तरफ भागते हुए गायब हो जाती है। वहाँ पर किसी तरह के स्पेल का इस्तेमाल किया गया था। अब जब अमीलिया वहाँ भागती है तो वो वहीं से टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ आ चुकी थी, जहाँ वो एक घर को देखती है। यहाँ अमीलिया को घर पहले तो याद नहीं आता। वो अलास से पूछती कि अलास कहती है कि ये मम्मी का घर है। अब ये सुनकर अमीलिया समझ गई थी कि ये उसकी मदर मतलब लैला का घर है। वो फिर भी पूछती कि मेरी मदर का नाम क्या है, जिस पर अलास नाम बता देती है, जो सुनकर अमीलिया हैरान थी। इससे अमीलिया समझ जाती है कि माँ को तब लैला नहीं
बचाया था। लेकिन ये चीज अमीलिया को समझ नहीं आती, पर वो इतना जरूर समझ चुकी थी कि माओ ने जो पेड़ लगाया था वो भी पेड़ लैला ने ही माओ को दिया था और उसी पेड़ से अलास आई थी। इसका मतलब अलास डायरेक्टली लैला से कनेक्ट है। हालांकि अमीलिया को इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रही थी कि क्या उसके फादर को भी ये सब बारी बातें पता होंगी। अब तभी अचानक से अलास के सर में बहुत एनर्जी निकलने लगती है और उसके सर पर फिर से वो सर्सेंट मून का साइन बना हुआ था। अमीलिया कहती है कि अपनी इस एनर्जी को रोको वरना हमें कोई पकड़ सकता है, लेकिन अलास खुद को नहीं रोक पाती। तभी अमीलिया उसे लेकर भागने लगी थी, लेकिन इतने में सामने एक पोर्टल गेट ओपन होता है जिसके अंदर से रेगल और ओबा कुछ एंजल्स गार्ड के साथ निकल कर आता है। ओबा असल में एक एंजल वॉरियर बन चुका है जैसे पहले अमीलिया हुआ करती थी। अभी इन्हें देखते हुए अलास तुरंत स्वॉर्ड में चेंज कर चुकी थी और अमीलिया लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन ओबा कहता है कि तुम्हारे फादर अभी जिंदा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमसे फाइट करनी चाहिए। अब उनकी बात मानते हुए अमीलिया को सरेंडर करना पड़ता है और बाद में वो लोग उसे अफसाहान लेकर जाते हैं। यहाँ पर आकर अभी अमीलिया सोच रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि उसे किसी तरह से यहाँ से निकलना है। हालांकि अब वहाँ दूसरी तरफ हम अर्थ पर देखते हैं कि सभी लोग अमीलिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आई और 12 तारीख भी निकल चुकी है। हालांकि आज माओ का ड्राइविंग टेस्ट था और लाइसेंस के लिए वो अभी एग्जाम देने जा रहा था। वहाँ बस में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो माओ के हाथ को सूंघने की कोशिश कर रही थी। हालांकि माओ वहाँ से भागता है। तब तक वो उस जगह भी पहुँच चुका था जहाँ आज उसका टेस्ट है। हालांकि बाद में वो छोटी बच्ची उसके साथ वाला आदमी भी वहाँ आता है क्योंकि वो भी उसी टेस्ट को देने के लिए आए थे। यहाँ जब उनकी फिर से माओ से मुलाकात होती है तो वो बच्ची अपना नाम सुबासा और वो आदमी अपना नाम सातो बताता है। अब माओ भी अपना नाम बताता है, जिसके बाद सुबासा पूछने लगी थी कि क्या तुम ही डीमन किंग हो। ये सुनकर माओ शॉक हो जाता है, लेकिन वो समझ चुका था कि ये लोग भी मुझे पहले से नॉर्मल नहीं लग रहे। अब तभी फिर से सुबासा उसके हाथ को सूखना शुरू कर देती है, इसलिए माओ तुरंत वहाँ से टेस्ट देने के लिए भाग चुका था। अब टेस्ट देकर जब वो वापस आता है तो फिर से उसकी इससे मुलाकात होती है। यहाँ अभी माओ उससे पूछता है कि उसका टेस्ट कैसा गया। माओ कहता है कि टेस्ट तो अच्छा गया। अब इसके बाद माओ उनसे पूछता है कि जिस पर सातो कहता है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया और उसे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा क्योंकि वो पेपर में नहीं लिख पाया, क्योंकि वो पेपर में क्या ही लिखा वो पढ़ नहीं सकता, उसे वो लैंग्वेज नहीं आती। इस पर माओ उससे कहता है कि फिर तुम पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो। वैसे अब सुबासा यहाँ सातो से कहती है कि क्या मुझे भी अपनी टोपी हटा देनी चाहिए, जिसके बाद उनके बीच उनकी लैंग्वेज में थोड़ी बातचीत होती है क्योंकि अभी तक सातो को नहीं लगा था कि माओ भरोसे के लायक है। लेकिन सुबासा कहते हैं कि माओ कोई एंजल नहीं है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपने सर से हैट हटाता है। उसके बाद देखते हुए माओ सब कुछ समझ चुका था कि सुबासा खुद बताती है कि वो अलास की छोटी बहन है। माओ अब इतना सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। इसका कारण बस यही था कि अलास छोटी लगती हुई भी सुबासा की बड़ी बहन है। वैसे माओ उन दोनों से कहता है कि सुबासा और सातो उनके असली नाम नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने असली नाम बताते हैं। हालांकि अब माओ सुबासा से कहता है कि उसके पास भी पावर्स होंगी तो क्या वो उनकी मदद कर सकती है, क्योंकि उसकी एक दोस्त अमीलिया मिल नहीं रही। अब अमीलिया का नाम सुनते ही सातो हैरान हो गया था। वो तुरंत माओ के पास आकर फिर से नाम पूछता है। इस पर माओ फिर से अमीलिया का नाम लेता है, जो सुनते हुए सातो घुटनों पर आ चुका था। इतना देख कर ही माओ समझ जाता है कि सातो असल में अमीलिया का फादर है। वैसे अब ये बात पता लगता ही तभी अचानक से सुजुनो का एक इमरजेंसी मैसेज यहाँ माओ तक पहुँचता है। वो भी बताते है कि चीहू अपने स्कूल में है और उसने वहाँ से एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा है। इसका मतलब वहाँ कुछ खतरा है और अभी लूसीफर और सुजुनो भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि जिससे उनकी फाइट है वो कमजोर है, क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब है और ये मौसम उसी अपोनेंट के मैजिकल स्पेल की वजह से ऐसा हुआ है। अब माओ यहाँ सोच रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो उड़ते हुए नहीं जा सकता। पर तभी सुबासा बताती है कि उसने उनकी बात सुन ली और कहती है कि वो उन्हें उड़ा कर वहाँ ले जा सकती है। अभी बाहर मौसम खराब था, ये नॉर्मल बात है कि सातो एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए वो उसे यहाँ आशिया के पास छोड़कर वहाँ से सीधा स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अभी रास्ते में माओ बताता है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस वजह से सुबासा उसके साथ अपनी पावर शेयर करने का फैसला करती है। पावर कंबाइन होने के बाद माओ का हाफ डीमन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था और अब सुबासा भी एक स्वॉर्ड में चेंज हो गई थी, जिसके बाद वो वहाँ स्कूल की बिल्डिंग पर आ गए थे। यहाँ जिस डीमन ने वो मैजिकल स्पेल क्रिएट किया था उसने सुजुनो और लूसीफर को हरा दिया था। लेकिन अब माओ वहाँ पहुँचता है और सबसे पहले जाकर चियो और सुजुनो को बचाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसका अपोनेंट एक डीमन होने वाला है, जो देखकर वो हैरान था। इस डीमन को यहाँ पर कुछ एंजल गार्ड्स लेकर आए थे, इसलिए अब माओ तुरंत लड़ना चालू करता है। माओ ने अब उसका एक हाथ काट दिया था, जिसके बाद उसे वार्निंग देता है कि अगर अभी वो लड़ेगा तो मारा जाएगा। जो देख वो डीमन हार मान लेता है, पर अभी बाकी एंजल गार्ड माओ पर हमला कर रहे थे, पर माओ उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। तभी आखिरी बचा एंजल गार्ड माओ पर हमला करता है। वो उन सभी से ज्यादा ताकतवर था, इस वजह से माओ पहले उसे रोकता है और उस एंजल गार्ड के पास एक अच्छा वेपन था। लेकिन तभी माओ सुबासा
से वेपन ह्यूमन फॉर्म में आने को कहता है और सुबासा ह्यूमन फॉर्म में आकर उस गार्ड को बहुत सारे पंच मारते हुए दूर फेंक देती है। अभी वो उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन इतने में ही गैब्रियल वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर अब सुबासा उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन माँ उसे रोक देता है। वो पूछता है कि ये सब क्या हुआ और वो लोग उसका पीछा कब छोड़ेंगे। इस पर गैब्रियल कहता है कि चिंता मत, मैं इन्हें ले जाने के लिए आया हूँ। वैसे अब वो अपनी पावर से यहाँ स्कूल के अंदर जितने भी नॉर्मल ह्यूमंस फंसे हुए थे उन सभी की कुछ ही देर में मेमोरीज को हटा देता है और अब जाने से पहले बताता है कि एमिलिया उनके कब्जे में है। ये सुनकर माओ बहुत ज्यादा हैरान था। बाद में घर लौटते वक्त उसे ये और पता चलता है कि जब वो स्कूल में उस डीमन से फाइट कर रहे थे तभी गैब्रियल यहाँ आशिया और सातो को किडनैप कर ले गया। हालांकि आशिया कह गया कि वो लौट कर जरूर आएगा, लेकिन अभी माओ और बाकी सभी प्लान कर रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। माओ कहता है कि वो जरूर अफसान नाम की जगह पर होंगे, लेकिन वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए उन्हें एक क्रिस्टल फोर्स से पोर्टल ओपन करना होगा और जितने ज्यादा लोग वहाँ जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए अब सुजुनो, माओ और सुबासा तीनों ही वहाँ जाने का फैसला करते हैं और अब अगले सीन में वो फॉरेस्ट पहुँच चुके थे। ये फॉरेस्ट इंटीरिया के अंदर ही आता है और अभी वो अफसान नाम की उस जगह पर आगे बढ़ रहे थे जहाँ इन्हें रास्ते में कुछ दूसरे गार्ड के जाने की आवाज आती है। इसलिए रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं जिससे वो लोग यहाँ से निकल जाएं। रात के टाइम अचानक से माओ क्या सुजुनो के पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखती है। सुजुनो इसका कारण पूछता है तो माओ कहता है कि यहाँ पर कोई है और वो नहीं चाहता कि सुजुनो यहाँ शोर करे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनका नाम लेकर उन्हें बाहर की तरफ बुलाता है, जिसके बाद ये समझ चुके थे कि ये उनका दुश्मन नहीं है। इसका नाम एल्बर्ट है और ये एमिलिया का दोस्त है। अभी यहाँ सारी सिचुएशन आपस में एक दूसरे को समझाने के बाद ये लोग एल्बर्ट से हेल्प मांगते हैं। एल्बर्ट हेल्प करने के लिए तैयार था। हालांकि वो माओ से पूछता है कि क्या माओ सुबासा की पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद माओ सुबासा को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होने को कहता है, लेकिन सुबासा बस एक डैगर ही बन पाती है, जो देखकर माओ हैरान था और साथ ही सुजुनो और एल्बर्ट भी हैरान थे। इसके बाद वो एक जगह पर आकर कुछ देर रुकते हैं जिससे वो एक प्लान बना सके। इस वक्त सुबासा सो रही थी। यहाँ अभी सुजुनो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मैजिक पावर एंटीला में आने के बाद एक्टिवेट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ तुम ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती और ये चीज अभी माओ को भी नहीं पता। लेकिन कारण जो भी हो, इस तरह से माओ का वहाँ जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए आगे जो प्लान होगा वो एल्बर्ट और सुजुनो मिलकर प्लान करेंगे और वहीं आगे जाकर अमीलिया को बचा कर लेकर आएंगे। सुजुनो या माओ से कहती है कि वो उस पर भरोसा रखे, वो अमीलिया को बचा लाएगी। वैसे इसके बाद अब एल्बर्ट और सुजुनो अपना कुछ प्लान बनाकर वहाँ से निकल चुके थे। तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ अमीलिया और ओबा को देखते हैं जो कि अभी कुछ एंजल गार्ड के साथ यहाँ माओ के किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ अमीलिया आशिया से फाइट करेगी। अब नॉर्मल सी बात थी कि वो अमीलिया को आशिया से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो आशिया को खुद भी मार सकते हैं। फिर वो जबरदस्ती अमीलिया से ही उसे क्यों हरवाना चाहते हैं, लेकिन अब वहाँ पहुँचते ही अमीलिया तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देख ओबा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पर तभी कुछ डीमंस आकर वहाँ ओबा और बाकी सभी एंजल गार्ड्स को रोकते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं, जिससे अमीलिया और आशिया दोनों अकेले में फाइट कर सके। ये फाइट एक तरह से झूठी थी, लेकिन कहीं से भी देख के नहीं लग रहा था कि ये फाइट नकली है। आशिया कह रहा था कि उसे पूरा भरोसा है कि माओ यहाँ जरूर आएगा और सेम इसी तरह से अमीलिया को भी भरोसा था। इस वजह से वो जितना हो सके उतना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अचानक ही सुबासा और अलास की एनर्जी महसूस होती है। उसे ऐसा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि अलास फाइट कर रही है और अमीलिया की मदद कर रही है, इसलिए उसने अपनी पावर का यूज किया। अब माओ उससे डायरेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर सुबासा तुरंत ही उसे उस डायरेक्शन में पॉइंट करती है। अब वो लोग थोड़ा सोचते हैं, जिसके बाद उनके पास और भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे। अभी इस तरफ आशिया अमीलिया से पूछता है कि क्या वो अलास को अपने साथ लेकर आई, जिस पर वो बताते कि हाँ, वो अभी उसकी तलवार बनी हुई है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी वो ओबा, गैब्रियल और रेगल इस लड़ाई को देख रहे थे, पर वो हैरान थे और अभी गैब्रियल कह रहा था कि आशिया को मैंने बहुत आसानी से हरा दिया। हालांकि तब वो अर्थ पर थे। वो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। वैसे अब तभी वो वहाँ पास से कुछ स्कूटर्स को आता हुआ देखता है। उन्हें देखकर वहाँ एंजल गार्ड्स उन पर हमला करने लगे थे, क्योंकि वैसे तो उन्होंने वैसी चीज कभी देखी नहीं थी, पर उन्हें लग रहा था कि शायद कोई डीमन है। हालांकि माँ और सुबासा जो कि उन स्कूटर में है, वो किसी तरह से उनके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान सुबासा और माओ कुछ फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हुए उन गार्ड को हटा रहे थे। माओ कहता है कि किसी को भी चोट ना लगे, क्योंकि और कोई भी हमें पकड़ ना पाए, हमें बस इस तरह से आगे भागना है। अब वो आगे बढ़ते हुए एक घर से टकरा जाते हैं, जो देख यहाँ आशिया और अमीलिया सोच रहे थे कि इन्हें चोट ना लगी हो, लेकिन इतने में ही माओ अपने हाफ डीमन फॉर्म में आता है और वहाँ हवा में आ जाता है, जहाँ उसे देख आशिया तुरंत अपने घुटनों पर आ चुकी थी और अमीलिया अभी उसे थैंक्स कह रही थी, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए आई थी। वैसे अब तभी वहाँ नीचे से सुबासा अमीलिया के फादर को लेकर ऊपर आ जाती है। अभी अमीलिया अपने फादर सातो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो इस बात से ज्यादा खुश थी कि वो अभी जिंदा है। तभी अलास वहाँ
वहाँ निकल कर आती है। वो माओ को देखकर बहुत खुश थी। तभी माओ बताता है कि वो उससे मिलाने के लिए किसी को लेकर आया और फिर वो सुबासा को उससे इंट्रोड्यूस कराता है, जो सुबासा देखकर हैरान थे कि उसकी बड़ी बहन अभी तक अपने बेबी फॉर्म में है। हालांकि अलास कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, जो सुनकर सुबासा रोने लगती है। अभी वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे, पर माओ कहता है कि हम खुशी बाद में मनाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी उन्हें फाइट करनी थी बाकी बची एंजल से। जैसे ही वहाँ गैब्रियल, ओबा और रेगल मतलब कि वॉचर तीनों वहाँ हवा में आते हैं और वो तीनों ही अभी लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि अमीलिया लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन माओ कहता है कि तुम नहीं लड़ सकती। ये बात सही थी क्योंकि अभी वो एंटीला में है, जहाँ पर अमीलिया की पोस्ट एक वॉरियर वाली है और यहाँ वो डीमन का साथ नहीं दे सकती। इस वजह से अब माओ उनसे लड़ने के लिए तैयार था। तभी सीन चेंज होता है और हम एल्बर्ट और सुसनो के पास आते हैं। वो प्लान बनाकर एमरडा को बचाने के लिए गए थे। असल में सुसनो को ये चीज पता लग चुकी थी कि एमरडा को हेवन कोर्ट में बुलाया गया है, जहाँ उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा क्योंकि उसने डीमंस की मदद की। लेकिन अब तभी ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। अब तभी सीन चेंज होकर वहाँ माओ और बाकियों के पास आता है। वहाँ अभी माओ ने सभी से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी समय माओ को सुसनो का कॉल आता है, इसलिए वो फोन पर बात करते हुए यहाँ उनके अटैक से बचना शुरू कर देता है। फोन पर सुसनो माओ को चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम वहाँ जाकर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे और वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है, इसलिए तुम्हें लड़ना नहीं था। पर माओ कहता है कि उसने एमिलिया के फादर को ऑलरेडी बचा लिया है और उसके पास यहाँ आने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अब सुसनो बात मान लेती है, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं आती तब तक माओ ज्यादा कुछ ना करे, बस वो ऐसा कहती है। इसके बाद माओ ने फोन रख दिया था। अब यहाँ लड़ाई के दौरान अमीलिया माओ की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं सकती थी। पर इतने में ही आलस ये शार्ड एनर्जी को महसूस करती है। ये एनर्जी अभी आशा के पास से आ रही थी, इसका मतलब उसके पास भी एक ये शार्ड क्रिस्टल है। वैसे तभी सुसनो वहाँ आती है। वो तुरंत वहाँ ओबा के पास आकर उसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन ओबा बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये चीज कहने वाली, तुम एंजल्स के खिलाफ कैसे जा सकती हो। हालांकि तभी सुसनो कहती है कि एंजल जैसी कोई चीज नहीं होती। वो बोलते कि एंजल असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस थे जिनके विंग्स निकल आए थे। इस वजह से उन्होंने खुद को एंजल्स कहना शुरू कर दिया और अगर वो एंजल्स हैं इसका मतलब कुछ बुरे लोग भी जरूर होंगे, इसलिए तभी से उन्होंने दूसरे और फिर खुद तबाही फैलाकर सारा ब्लेम्स डीमन पर डालना शुरू कर दिया। हालांकि ओबा इस बात को मानने के तैयार नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर हेवन एम्पर को बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि सुसनो की कई बात सही है। जिसके बाद वो सुसनो से कहते हैं कि उन लोगों के दुश्मन डीमंस नहीं है, बल्कि नकली एंजल्स हैं जो कि खुद को एंजल्स कहते हैं और काम डीमंस वाले करते हैं। वो यहाँ से वॉचर गैब्रियल और उस हाई लेवल एंजल गार्ड को कह रही थी। अब तभी वहाँ माओ वॉचर पर हमला करते हुए उसे दूर फेंक देता है और साथ ही फिर जब वो हाई लेवल एंजल गार्ड उस पर हमला करता है तो उसे हटा देता है। इस दौरान वॉचर ने एक पोर्टल ओपन कर लिया था जिससे वो भाग सकते थे। अब माओ उन्हें रोकने वाला था, लेकिन इतने में गैब्रियल यहाँ माओ को रोकने लगता है, इसलिए माओ अब गैब्रियल से लड़ने लगा था। जिस दौरान वो लोग भाग चुके थे, इसलिए माओ गैब्रियल को पकड़कर अपने साथ वापस अर्थ पर लाने का डिसाइड करता है, जिससे वो उससे बाकी सारी चीजें पूछ सके कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंजल्स और डीमन के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो भी लगभग सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब वो लोग दुश्मन नहीं है। हालांकि अभी वो एमिलिया थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि चियो उससे गुस्सा होगी, पर माओ कहता है कि नहीं, वो उससे गुस्सा नहीं है, हम उसके बर्थडे से पहले पहुंच जाएंगे। अगले सीन में चियो को फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही माओ की घर की तरफ भागती है। वहाँ पहुंचकर वो देखते है कि वो सभी लौट आए। वो तुरंत ही एमिलिया को हक कर लेती है, जिसके बाद वो लोग घर पर आते हैं। यहाँ आशिया लूसीफर से पूछता है कि जब वो लोग यहाँ नीचे थे तब कुछ हुआ था, जिस पर लूसीफर कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे अमीलिया के फादर मतलब साथों को होश आ चुका था, इसलिए अमीलिया बहुत खुश थी। बाद में वो लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं और इसी के साथ ही सीजन 3 भी एंड हो चुका था।